जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसके अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं, क्या कवर कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में आज की क्लास में हम करेंगे डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन के बारे में हम जानेंगे कि डेक्स्ट्रीन होता क्या है। बट इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ, हर क्लास में बोलती हूँ कि जब भी आप कुछ नया सीखते हैं उसके पहले आपने क्या सीखा, एक बार उसका क्विक रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, यही बेनिफिट होता है। अगर आप अभी जो पढ़ रहे हैं, नया सीख रहे हो, पिछले जो आपने पिछला पढ़ रखा है उसका रिवीजन लेके आप कुछ नया सीखते हैं, तो दोनों ही टॉपिक को आपस में आप कनेक्ट कर पाते हैं और चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। कई लोग ये स्ट्रेटजी फॉलो करते भी होंगे, बट जो नहीं करते, एक बार ये स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट इसका मिलने वाला है। जिनको भूलने की समस्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना फीडबैक हमें दें, क्लास आपको कैसी लगती है, और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं डेक्स्ट्रीन। बट जैसा कि हमने बोला कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने देखा था डाइसैकराइड्स के बारे में। डाइसैकराइड्स क्या, जो हमने कार्बोज का वर्गीकरण देखा था रासायनिक विशेषता के आधार पर। मोनोसैकराइड्स पहला था, फिर हमारा दूसरा डाइसैकराइड्स, तीसरा क्या है, पॉलीसैकराइड्स। तो डाइसैकराइड्स के बारे में हमने चर्चा की थी। डाइसैकराइड्स को हमने देखा था। तो डाइसैकराइड्स, ध्यान दीजिएगा, पोषण की दृष्टि से सुक्रोज, मोल्टोज एवं लैक्टोज क्या है, डाइसैकराइड्स बहुत ही महत्वपूर्ण डाइसैकराइड्स है, आपको पता होना चाहिए। सुक्रोज, मोल्टोज एवं लैक्टोज ये क्या है, ये डाइसैकराइड्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुक्रोज होते क्या है, इसे सुक्रोज गन्ने की शर्करा अथवा चुकंदर की शर्करा भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए सुक्रोज क्या है। तो सुक्रोज को गन्ने की शर्करा अथवा चुकंदर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सुक्रोज गन्ने और चुकंदर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा हमारा है क्या है, सुक्रोज की विशेषता हमने देखी थी। साथ ही साथ हमने मोल्टोज के बारे में भी चर्चा की है। दूसरा जो हमारा डाइसैकराइड्स क्या है, मोल्टोज। मोल्टोज, इसे जई शर्करा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मोल्टोज को और किस नाम से जानते हैं, तो मोल्टोज को जई शर्करा के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमारा डाइसैकराइड्स क्या था, लैक्टोज। तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। लैक्टोज की विशेषताएं हमने देखी थी। फिर हमारा जो तीसरा रासायनिक विशेषताओं पर वर्गीकरण है कार्बोहाइड्रेट का, पॉलीसैकराइड्स के बारे में हमने बात किया था, और इसमें हमने स्टार्च के बारे में चर्चा की थी। तो स्टार्च कहाँ से प्राप्त होते हैं? मुख्य रूप से वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से ये पाए जाते हैं। क्या स्टार्च? तो इतनी बातें हमने कल यानी कि हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने की थी। जो प्रीवियस क्लास हमारी ये हुई कब थी इसकी, आज सुबह 9:05 पर, जैसे आपकी डेली क्लास होती है तो उसी टाइम ये क्लास हुई थी। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा करके इस क्लास को आप देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में हमने इसको कवर किया है और वहाँ से चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है किसी वर्ड किसी सेंटेंस में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व कराई जाएगी। देखते हैं आप डेक्स्ट्रीन। तो डेक्स्ट्रीन क्या है? डेक्स्ट्रीन पॉलीसैकराइड्स के अंतर्गत ही आता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने देखा कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज किसके अंतर्गत आता है, क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए, डाइसैकराइड्स। जस्ट वैसे ही डेक्स्ट्रीन क्या है, डेक्स्ट्रीन पॉलीसैकराइड्स के अंतर्गत आता है। यह स्टार्च के अर्ध उद्विच्छेदन यानी कि पार्टियल हाइड्रोलिसिस से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण समझते हैं, जब हम रोटी पकाते हैं तो वह लाल भूरे रंग में सिकती है। रोटी का कलर कैसा होता है? लाल भूरा रंग हो जाता है ना। या जब चावल को गर्म तवे पर भूनते हैं तो वह लाल भूरे रंग में बदल जाता है। रोटी एवं भुने चावल के रंग में परिवर्तन का मुख्य कारण ही क्या है? डेक्स्ट्रीन है। आपने देखा डेक्स्ट्रीन कितना इंपॉर्टेंट है। जब रोटी को आप पकाते हो तो रोटी का जो रंग चेंज होता है, या फिर जब चावल को हम भूनते हैं तवे पर, उसका जो रंग परिवर्तन होता है, उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों वो परिवर्तित होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? डेक्स्ट्रीन के कारण, यानी कि डेक्स्ट्रीन ही उसका मुख्य कारण है। ताप के संपर्क में आकर स्टार्च डेक्स्ट्रीन में बदलने लगता है। यानी कि जब स्टार्च को गर्म किया जाता है तो
ताप के संपर्क में आके स्टार्च क्या कर लेता है, स्टार्च डेक्स्ट्रीन का रूप ले लेता है, यानी कि डेक्स्ट्रीन में बदलने लगता है। इसी तरह जब हम रोटी को चबा चबा कर खाते हैं तो रोटी थोड़ी ही देर में क्या होती है, मीठी लगने लगती है। आपने ध्यान दिया होगा, रोटी चाहे आप सूखी क्यों ना खाएं, बिना किसी के साथ, बिना कोई इसमें सब्जी कुछ भी लगाए, तो आप देखना थोड़ी देर में जब आप रोटी को बहुत ही चबा चबा खाएंगे तो रोटी का टेस्ट हल्का सा मीठा आने लगता है। उसका क्या कारण है, इसका भी मुख्य कारण क्या है, डेक्स्ट्रीन ही है। क्योंकि रोटी में लार क्या होती है, जो हमारा सलाइवा बनता है वो क्या होता है, वो मिल जाता है, जिससे रोटी गीली चिपचिपी हो जाती है। लार में टायलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि जो हमारे मुंह में लार बनती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो लार में टायलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है। छोटी आंत में एमाइलेज की उपस्थिति में जब स्टार्च का उद्विच्छेदन यानी कि हाइड्रोलिसिस होता है तो वह पहले डेक्स्ट्रीन में फिर माल्टोज में बदल जाता है। यह माल्टोज माल्टेज एंजाइम की क्रिया में ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ये हमने देखा डेक्स्ट्रीन के बारे में कि डेक्स्ट्रीन कितना जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देख लीजिए, जो हमने अभी पढ़ा वही सेम चीज़ें इन्होंने एक इक्वेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजन को प्राणिज कार्बोज यानी कि एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। पेड़ पौधे में यह पूर्णतः अनुपस्थित होता है, यानी कि ये कहाँ से पाया जाता है, मुख्य रूप से ग्लाइकोजन कहाँ से पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये जानवर यानी कि एनिमल्स से पाया जाता है। यह जीवित मानवों एवं जानवरों की यकृत एवं मांसपेशियों में पाया जाता है। जब अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर लिया जाता है तब पाचन क्रिया के बाद अधिक मात्रा में ग्लूकोज का निर्माण होता है। फलतः रक्त में अधिक मात्रा में ग्लूकोज अवशोषित कर लिया जाता है। इस कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा काफी अधिक बढ़ जाती है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और यकृत तथा मांसपेशियों में संग्रहित यानी इकट्ठा हो जाता है। जब शरीर को आवश्यकता पड़ती है, जैसे व्रत उपवास, बीमारी, यात्रा आदि के कारण जब भोजन नहीं मिल पाता है, तब यही ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में ग्लाइकोजन का संग्रह केवल यकृत तथा मांसपेशियों द्वारा ही होता है। शरीर के दूसरे अंग इसके संग्रह में भाग नहीं लेते हैं। यकृत का ग्लाइकोजन अति शीघ्रता से ग्लूकोज में बदलकर शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को संपादन करने के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जबकि मांसपेशियों में संग्रहित ग्लाइकोजन केवल मांसपेशियों को ही शक्ति प्रदान करता है। देखिए, ये भी समीकरण आप देख लीजिए जो भी हमने पढ़ा। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 550 ग्राम तक ग्लाइकोजन जमा होता है। क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कितनी होती है, तो आपको आंसर क्या होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कितनी होती है, 550 ग्राम। इनमें से 350 ग्राम मांसपेशियों में तथा 200 ग्राम यकृत यानी कि लिवर में जमा हो जाता है। ग्लाइकोज की 500 to 10,000 इकाइयां मिलकर क्या करती है, ग्लाइकोजन का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्लूकोज की 500 to 10,000 इकाइयां मिलकर क्या करती हैं, ग्लाइकोजन का निर्माण करती है। ग्लाइकोजन के निर्माण में फ्रुक्टोज तथा गैलेक्टोज भी भाग लेते हैं। तो ये हमने देखा ग्लाइकोजन के बारे में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज ग्लूकोज के इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। क्या, सेल्यूलोज ग्लूकोज की कई इकाइयों यानी कई सारे सेल्स जो ग्लूकोज के होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, सेल्यूलोज का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज अणु सीधी एवं शाखाओं वाली श्रृंखला में आकर जुड़ते हैं और सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। सेल्यूलोज अनाज, दाल, फल एवं सब्जियों के छिलकों में रेशे यानी कि रफेज के रूप में विद्यमान रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि यदि भिंडी, बैंगन, पालक, सहजन, मूली, गाजर, लौकी, नेनुआ जो हमारी सब्जियां होती हैं आदि सब्जियों को समय से नहीं तोड़ा जाए तो
ये परिपक्व होकर पकने लगते हैं और इनमें उपस्थित मोनो तथा डाइसैकराइड्स सेल्यूलोज में बदल जाती है, जिससे ये सब्जियां कड़ी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, सब्जियां कड़ी होने का क्या रीजन है आपको पता होना चाहिए, उनका सेल्यूलोज में परिवर्तन, और इनके रेशे स्पष्टता दिखाई देने लगते हैं। हमारे भोजन में सेल्यूलोज का काफ़ी महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्यूलोज है हमारे फूड में। हालांकि मनुष्य के शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इन पर पाचक रस एमाइलेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु यह आंतों की मांसपेशियों को क्रियाशील रखने तथा इनके संकुचन एवं प्रसारण गति को बनाए रखने के लिए क्रमानुकंचन गति आवश्यक होता है। यह पाचन अंगों को स्वस्थ रखता है। क्या सेल्यूलोज, इसका कैलोरी मूल्य शून्य होता है। किसका कैलोरी मूल्य शून्य होता है? सेल्यूलोज का। इसलिए यह मोटापे को दूर करता है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोटापा विभिन्न बीमारियों को जन्म देता है। सेल्यूलोज की उपस्थिति में बड़ी आंत की मांसपेशियां शीघ्रता से सिकुड़ती हैं। रफेज जल की अधिक मात्रा को अवशोषित करता है और मल के परिणाम यानी कि वॉल्यूम को बढ़ाता है। इसके कारण मलाशय से मल आसानी से बाहर निकल जाता है। यह कब्ज को दूर करता है। देखिए कितने गुण हम देख रहे हैं सेल्यूलोज के। कब्ज से पीड़ित रोगियों के लिए रफेज युक्त भोजन दवा की तरह काम करता है। एक व्यक्ति के दैनिक आहार में 8 से 15 ग्राम तक रफेज होना चाहिए। आजकल बाजार में सेल्यूलोज का बना हुआ रासायनिक यानी कि केमिकल प्रोडक्ट भी मिलने लगे हैं। इसे मेथाइल सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है, जो बाजार से आपको प्राप्त होता है। यह आहार मोटापे के रोगियों के लिए ज़्यादा उपयोगी एवं फायदेमंद है। इसका कैलोरी मूल्य शून्य होता है। इसके सेवन से पेट भर जाता है तथा व्यक्ति को पूर्ण तृप्ति एवं संतुष्टि मिलती है। सेल्यूलोज अघुलनशील है। मनुष्य के शरीर में इसका पाचन नहीं होता है, फलतः यह मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, परंतु जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हिरण के आंतों में सेल्यूलोज को विभक्त करने वाले जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो सेल्यूलोज को ऊर्जा में बदल देते हैं। आटे का चोकर, साबुत अनाज, दाल के छिलके, फलों के छिलके, मूली, गाजर, चुकंदर, बंद गोभी, सलगम, प्याज, खीरा, ककड़ी, सहजन एवं अन्य सब्जियों में सेल्यूलोज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो आई होप ये सेल्यूलोज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मांस, दूध, अंडा, पॉलिश किया हुआ चावल, छिलके रहित दाल, मैदा, चीनी, गुड़, खांड, दही आदि में भी रफेज की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। मांस में पाए जाने वाले मांसपेशीय तंतु यानी कि मसल्स फाइबर प्रोटीन के बने होते और इनका शरीर में पूर्णतः पाचन हो जाता है। इस कारण यह आंतों में परिमाण यानी कि बल्क नहीं बनाता है। नंबर 5 है हेमी सेल्यूलोज। तो हेमी सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत आता है। इसमें पेंटोजेस, हेक्सोजेस एवं यूरोनिक अम्ल होता है। दाल एवं अनाजों के छिलकों में यह बहुतायत से पाया यानी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या? हेमीसेल्यूलोज। अल्प मात्रा में यह सब्जियों में भी विद्यमान होता है। ऐसा नहीं सिर्फ दाल में पाया जाता है, सब्जियों में भी पाया जाता है। हेमीसेल्यूलोज सेल्यूलोज की तरह सुस्पष्ट नहीं होते। विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड्स अथवा इनके समूहों के उत्पादन में भी यह सेल्यूलोज से भिन्न होता है। मनुष्य में हेमीसेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इस पर एमाइलेज एंजाइम की क्रिया नहीं होती है, परंतु ये आंतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। ये आंतों के भोज्य अपच पदार्थों के साथ मिलकर भार प्रदान करते हैं तथा कब्ज को दूर करने में सहायक होते हैं। नंबर 6 पैक्टीन या पके फलों के छिलकों एवं कुछ जड़ वाली सब्जियों में पाया जाता है। क्या? पैक्टीन पके फलों के छिलकों में ठीक नीचे उपस्थित होता है। जानवरों के हॉर्न तथा खुर में यह बहुतायत से मिलता है। क्या? पैक्टीन जो जानवर होते हैं उनके खुर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। खुर मतलब जो उनका पैर का निचला तला होता है। इसका शरीर में ना तो पाचन होता है और ना ही इसका कोई कैलोरी मूल्य ही होता है, परंतु फल उद्योग में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। पैक्टीन को जब चीनी तथा साइट्रिक अम्ल के साथ मिलाकर पकाया जाता है तो यह जेली के रूप में जम जाती है। जैम काफ़ी स्वादिष्ट होता है, बच्चे इसे काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए आजकल इसका उपयोग जैम तथा जेली बनाने में अधिक किया जाता है। किसका? पैक्टीन का। पैक्टीन का उपयोग दवा निर्माण में भी किया जाता है। तो ये हमने जाना पैक्टीन के बारे में। अब देख लीजिए कार्बोज प्राप्ति के साधन यानी कि सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोज आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं ये देख लीजिए फिगर के माध्यम से।
खाद्य पदार्थ क्या हैं, कौन से खाद्य पदार्थ हैं और कितनी मात्रा शक्कर में कितने मात्रा तक कार्बोज पाया जाता है, कैलोरी मूल्य इसका कितना है, तो ये आप देख सकते हैं। इस पे चर्चा करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। बट प्लीज़ अपना फीडबैक अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपके फीडबैक के बिना कुछ भी हमें पता नहीं लगेगा कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं कितनी नहीं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।